हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th परमाणु की संरचना। कक्षा 9th का रसायन शास्त्र का जो हमारे समक्ष यहाँ विज्ञान का चैप्टर आया है, परमाणु की संरचना काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एग्जाम पॉइंट व्यू से। चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी जगह ये अपना महत्ता रखेगा। इसमें जो है हम परमाणु संरचना के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, वो भी MCQ के अंतर्गत। और ये जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें हम रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम पर आधारित हर एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे और समझेंगे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है परमाणु की संरचना। देखा जाए तो हमारा यहाँ क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक निम्न से बना होता है। परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? क्या ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, या बी इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन से बना होता है, या सी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन से बना होता है? तो यहाँ पर आप अपने आंसर का जो है पुष्टि कर सकते हो कि कौन सा आंसर आपका सही है, और उस आंसर के साथ आप जा सकते हो। तो ये अच्छी बात रहेगा, ठीक है। और बाद में देखना कि कितना आंसर आपने सही दिया। तो आपने अपना आंसर जो है चयन कर चुके होंगे। हम अब इस पर एनालाइज करके देखते हैं कि वास्तविकता में इसका आंसर क्या होगा। देखिए, परमाणु का नाभिक निम्न से बना होता है। परमाणु का नाभिक तो एक ही चीज़ से बना होता है। किससे बना होता है, क्या आपको पता है? इसमें दो मटेरियल का यूज़ किया जाता है नाभिक, परमाणु के नाभिक बनाने के लिए। तो आपने क्या ऑप्शन चुना है? देखिए, क्या आपने ए चुन लिया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है बिल्कुल ही सही है, क्योंकि परमाणु का नाभिक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बनी हुई होती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो आपने जो है परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ दर्शाया है, यानी ए ऑप्शन को आपने चुन लिया। तो आपका आंसर यहाँ पर सही है। जिन बच्चों ने बाकी ऑप्शनों को चुना है उनका गलत है, तो उस पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और इस क्वेश्चन का तो आंसर आपने पता लग ही गया होगा कि ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और समझिए क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या का योग होता है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर आपको लग रहा हो कि सारे एक जैसे ही हैं। यहाँ पर ऑप्शन एक जैसे मिलते जुलते जरूर है, लेकिन आंसर यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग है। ये क्वेश्चनों की विशेषता है, और इसी में एग्जाम जो है आपको फंसाता भी है। तो यहाँ क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर है कि एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या का योग किसके बराबर होता है? क्या ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है, या बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है, या सी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, या डी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन के बराबर होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर चयन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो आप अपना आंसर का जो है चयन कर सकते हो। आपने अपना आंसर का चयन कर लिया होगा, और मुझे विश्वास है कि वो आंसर आपका सही भी जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इससे आपका एग्ज़ाम का पता लगेगा कि आपने जो है किस प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी कर चुकी हो। तो आपने अपना आंसर चुन लिया। देखिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या का योग होता है। क्योंकि परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो आपने को याद होगा कि परमाणु में दो तत्व होते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। तो देखिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जो है विशेषता दी गई है? अरे, यहाँ पर तो पहले ऑप्शन पे ही दी गई है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। जिन बच्चों ने ए प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कही और जिन्होंने ऑप्शन पे लगाया है, उन सभी बच्चों का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सही गया, ए ऑप्शन सही गया है। और जिन बच्चों ने नहीं दिया है, कोई बात नहीं, कहते ना, कृत कृत अभ्यास ती जलमति हो सुजान, रस्सी आबद जात तो सिल पे परत निशान। जिन बच्चों ने बार बार कोशिश करेंगे उनको ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो कोशिश करना मत छोड़िए, क्योंकि जो बच्चे कोशिश करना छोड़ देते हैं वो एग्ज़ाम को भी अपने हाथों से छोड़ चुके होते हैं। और जो उन्होंने कोशिश की, जो दामन पकड़ रखा होता है, वो जीवन में कामयाबी की भी दामन उनके साथ चलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है,
बोर द्वारा प्रस्तावित परमाणु का मॉडल इस प्रकार का है। किस प्रकार का जो है वेल ने अपनी जो है परमाणु मॉडल दिया था, यानी जो है वेल ने यानी बोहर ने जो है अपनी परमाणु मॉडल का जो एक ढांचा तैयार किया था, वो परमाणु मॉडल किस प्रकार का है? क्या वो बैर का हलवा है, बैर का जैसा है, या एक ग्रह प्रणाली है, या एक कठोर गोला है, या डी एक नाभिक इच्छुक रूप से इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है? तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प क्वेश्चन है। ठीक है, बेशकली जो है आपको ऑप्शन बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शन तो यही है भाई, हमें इसी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा शब्द जो होता है बहुत ही कठिन ही होता है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा भी रहता है, लेकिन हिंदी में बहुत टफ रहता है। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा कि वेर द्वारा प्रस्तावित परमाणु मॉडल किस प्रकार का है। ठीक है, तो आपने बता भी दिए होंगे, अच्छी बात है। चलिए हम देखते हैं एनालाइज करके कि वेर द्वारा प्रस्तावित परमाणु मॉडल किस प्रकार का है। तो देखिए, वेर का हलवा, ऐसा तो नहीं है कि वेर का हलवा जैसा दिखाई दिया हो परमाणु का मॉडल, बैर जैसा तो नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन तो मैं बिल्कुल ही नहीं मान सकता कि वेल का परमाणु इस प्रकार मॉडल रहा होगा। देखिए, बी एक ग्रह प्रणाली, ग्रह प्रणाली, आप ग्रह प्रणाली समझते हो क्या कहना चाहता है ये एग्जामिनर? आपको पता है कि जितने भी ग्रह हैं ना, अपने ही अक्ष पे घूमते रहते हैं, अपने अक्ष से कभी भी इधर उधर नहीं होते हैं। और ऐसा ही वेल ने भी जो है वेयर ने भी ऐसी परमाणु मॉडल की संरचना की जो है प्रस्तावना दिया था। तो इसका मतलब ये आंसर सही है। आप ग्रह के भी जो है कल्पना कर सकते हो, ग्रह जो होती है अपनी अक्ष पे घूमती रहती है। तो इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, यानी देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर बी है। और जिन बच्चों ने बी ऑप्शन को चुना है उनका आंसर सही है, और जिन्होंने बाकी ऑप्शन को चुना होगा उनका गलत है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, और बार बार आप कोशिश कीजिए, सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, कौन सा उपपरमाण्विक कण ऋणात्मक आवेश वहन करती है? कौन सा उपपरमाण्विक कण जो है ऋणात्मक आवेश वहन करती है? क्या ए प्रोटॉन, क्या बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी नाभिक? तो यहाँ पर क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली है, तो ये ज़रूरी है कि आप अच्छे समझ लें कि कौन सा उप परमाणु कण ऋणात्मक आवेश वहन करती है। ठीक है, आपने अपना आंसर जो है चुन लिया होगा। जो भी माध्यम आपको पर्याप्त लगता है देने का आंसर, वो दे सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आपको सब नॉलेज होती है। तो आप अपना जो है ऑप्शन देख सकते हो कौन सा। देखिए, आपने अगर चुन लिया प्रोटॉन, ए प्रोटॉन, तो आपका आंसर यहाँ पर जो है गलत है, क्योंकि ए प्रोटॉन नहीं करता ऋण आवेश को वहन। ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन न्यूट्रॉन। लेकिन नहीं, बी ऑप्शन भी यहाँ गलत है, बी ऑप्शन न्यूट्रॉन के साथ नहीं जा सकते हैं। उपरमाणिक कण में जो है ऋणात्मक आवेश वहन न्यूट्रॉन नहीं करती है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन को आप सही नहीं कह सकते, गलत है। बी ऑप्शन को आप रिजेक्ट कीजिए। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है उनका सबका गलत है। तो इसका मतलब सी होगा इलेक्ट्रॉन। सी इलेक्ट्रॉन को बात कह रहे हो आप लोग? नहीं, ये बात आपका सही है। नहीं नहीं, सही है, गलत नहीं है, सही है, आपने सही चुना है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन चुना है उनका सही है। यानी कौन सा उपरमाणिक कण जो है आवेश को वहन करता है, तो वह सी है, इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन पे जा सकते हो, आपका ऑप्शन सी जो है सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। किसी परमाणु के प्रथम कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है? देखिए, क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है और आसान भी है, क्योंकि जिन बच्चों ने जो है परमाणु कोशों का इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया होगा उनको तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर पता होगा। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन जिसमें जो होती है ऑर्बिटल में KLMN से आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो इसमें पूछ लिया है किसी परमाणु के प्रथम यानी पहली फर्स्ट जो है सेल में कितने जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यहाँ पर ऑप्शन है A 2, B 8, C 18, D 32। तो आप अपना आंसर जो है फटाक से चुन लीजिए कौन सा आंसर आपका सही होगा।
या तो मुझे कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो या अपने नोटबुक पे लिख सकते हो आंसर चेक करने के लिए। तो आप लोगों ने अपना आंसर चुन लिया होगा, अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन क्लियर है। किसी परमाणु के प्रथम कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करें तो KLMN होता है रिप्रेजेंट। तो इसका मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत देखा जाए तो पहले ऑर्बिटल में जो होती है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं अगर हम दूसरे ऑर्बिटल में जाते हैं तो वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जो है निर्धारित की गई है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन जो है निर्धारित की गई है। और तीसरे ऑर्बिटल में जो है 18 इलेक्ट्रॉन निर्धारित की गई है। और चौथे ऑर्बिटल में 32 इलेक्ट्रॉन को जो है निर्धारित की गई है। तो हमसे पूछा गया कि प्रथम यानी पहली फर्स्ट ऑर्बिटल में कितने जो है इलेक्ट्रॉन हो की संख्या होगी। तो जानना सी बात है, जैसे हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझा दिया तो इसका मतलब पहले जो केफ सेल में जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन किस ऑप्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो ऑप्शन सही है, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। यानी 2 जो है इलेक्ट्रॉन जो होंगे सही है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कोश में होते हैं। ठीक है, दूसरे कोश में 8 होंगे, तीसरे कोश में 18, चौथे कोश में 32। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन चुना था उन सारे बच्चों का आंसर सही है।